हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एनटीएससी एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और एक दो क्वेश्चंस बीच में आ ही जाते हैं जो आपसे पूछ लेते हैं कि ये आर्टिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखो, वैसे तो देखा जाए तो इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है और उनको याद करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है कि जो बार बार रिपीटेड आर्टिकल्स हैं या 448 आर्टिकल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको तो हम याद कर लें। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होंगे और उसके साथ में हमारे पास से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम आपको बता रहे हैं वो अगर आप याद कर लेते हैं तो जो एक या दो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी में वो आपके सही हो जाएंगे। देखो, सोचने वाली बात है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कभी यूपी सेम ईयर की बात कर रहे हैं, कभी यूपी में पूछ लिया तो कभी किसी दूसरे स्टेट में पूछ लिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, वेटेज बहुत कम है, एक नंबर के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बट बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात तुमने बहुत पहले सुन रखी है। तो उसी को अपन फॉलो करते हुए आज देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें प्रेम्बल देखने को मिलता है। व्हाट इज इट? अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते तो एक तरीके से सार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज पे मिलेगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो उसके अंदर स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं, डैम श्योर उस पर आपको प्रेम्बल मिल जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये बताता है कि अब से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या आज की डेट से हम भारत के लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, इस तरह का एक तरीके से वहाँ जजमेंट दिया जाता है। अब ऑब्वियसली कौन देगा? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उन्होंने इस चीज़ को हमें हैंड ओवर किया है, जिसमें हमने इक्वालिटी की बात की है, जस्टिस की बात की है और सॉवरेनिटी की बात की है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है नो वन एक्चुअली हैविंग कंट्रोल ओवर योर टेरिटरीज, के एक्सटर्नल बॉडी कोई भी आपकी टेरिटरी पे कंट्रोल नहीं करती है। अब से ये जो भारत की ज़मीन है इस पे आप ही लोगों का राइट होगा। इस तरह का जो जजमेंट है, जो इस तरह का स्टेटमेंट है, वो दिया गया है। अगर मैं ओवरऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ओरिजिनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। अच्छा, तो यहां पर पहला क्वेश्चन बन जाता है कि ओरिजिनली हमारे यहां पर कितने आर्टिकल्स थे? 395। अच्छा, ये आर्टिकल्स हैं क्या? पहले इसको समझ लो अच्छे से। देखो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही वाइडर और बहुत ही लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशन अगर बड़े होते हैं तो वो रिटन फॉर्म में नहीं होते। जैसे ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करोगे तो रिटन फॉर्म में नहीं है, हमारा रिटन फॉर्म में भी है कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया था इनिशियली। तो इसके अंदर आर्टिकल रखे गए थे 395। अब ये आर्टिकल्स क्या थे तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी क्लासेस में बता रखा है, अगर आपने डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में पढ़ा है तो इसको, कि आर्टिकल्स एक तरीके से टॉपिक्स होते हैं। अपन ऐसे मान सकते हैं कि पूरी किताब को हमने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, उसमें इंडिविजुअली आपने टॉपिक के बिहाफ पे कंसिडर किया, उससे जुड़े हुए सारे स्टेटमेंट्स को, उससे जुड़े हुए जितने भी डेफिनेशंस थी, उसके टर्म्स, उसके वर्च्यूज एंड वाइसेस को आपने डिस्कस किया है उन आर्टिकल्स में। तो ऐसे ही ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स के साथ, बट प्रेजेंटली अमेंडमेंट्स होने के बाद, कुछ और चीज़ें जुड़ने के बाद एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, अगर उसने डेट मेंशन नहीं की है तो आपको 448 पर मार्क करना पड़ेगा। अगर वो वर्ड ऐड कर देता है ओरिजिनली कितने थे, तो ओरिजिनली के साथ ही हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, दैट वुड बी 395। यहां तक मेरी तरफ से मैंने कन्वे कर दिया सबसे बेस्ट तरीके से इस लाइन में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और शायद आप लोग जान भी गए होंगे। देखो, यहाँ पे ईच सेट ऑफ द आर्टिकल्स कवर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, कितने शेड्यूल्स हैं इसमें, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या थी, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से आपके देश के अंदर जो भी टेक्निकल वर्ड सुनने को मिलते हैं, उन सभी का डेफिनेशन, उन सभी के टर्म्स, उन सभी का वर्च्यू वाइसेस आपको देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग आर्टिकल्स में। अगर मैं ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करूं तो यहाँ पर देखिए, इस वाली लाइन को थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिएगा। 445 आर्टिकल्स जिसको हमने
25 पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब आप ऐसे समझ लो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे आप सेपरेशन करते हैं अपनी नोटबुक का, बीच में से अब जो पिन पेज होता है वहां से सेपरेशन हो जाता है, लगभग आधे आधे पेज डिवाइड हो जाते हैं, वैसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी 25 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और इन 25 पार्ट्स में क्या है, 448 आर्टिकल्स हैं। अगर इसको और हम डिवाइड करें ब्रॉडली तो 12 शेड्यूल्स हैं, एंड यहां पे अपेंडाइज हैं 5। क्या होता है ये अपेंडाइसिस? का मतलब होता है लाइक आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में कोई ऐसे मैटर आपके सामने आए जो कि इंपॉर्टेंट थे, तो वो अपेंडाइसिस हैं। ठीक है, तो 5 अपेंडाइसिस और लगभग 100 से ज़्यादा। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना या बन रहा था उस दौरान करीबन 2000 से ज़्यादा हमारे अमेंडमेंट्स हुए थे। मैं 2000 बोल रहा हूँ, 200 नहीं बोल रहा हूँ। 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डिस्कशन होता था ना, डिबेट्स में होती थी जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तब 2000 से ज़्यादा बार वो चीज़ें डिस्कस होती हैं। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ने को मिलती है ये चीज़। तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पर हम एक लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट में हमने 25 पार्ट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, ये आपके इंपॉर्टेंट है। लगभग एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से सही हो जाएगा अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पार्ट 1 में हमारे इंडियन यूनियन के बारे में कि भारत क्या है और इसकी टेरिटरीज कहाँ कहाँ तक है, इन सभी के बारे में डिफाइन किया है कि यूनियन क्या होता है, कंट्री क्या है, भारत क्या है, हर एक चीज़ हमारे पार्ट 1 में मेंशन है। क्या मेंशन है पार्ट 1 में? मेंशन कर रखा है यूनियंस को एंड टेरिटरीज को। इसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डिफाइन करता है अलग अलग मैटर। ठीक है, तो आर्टिकल 1 to 4 रिलेटेड टू पार्ट 1 एंड उसके अंदर डिस्कस किया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 रिलेट करता है सिटीजन से। याद रखना, इन पार्ट्स को अगर आप याद कर लेते हो तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो, बट उसके पहले ज़रूरी है कि आप एक बार डिटेल में सुन लीजिए इसको। ठीक है, पार्ट 2 रिलेटेड टू सिटीजन्स, और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हम डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 रिलेटेड है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा। पार्ट 3 में हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 to 35 आर्टिकल्स इसमें मेंशन है। फिर आ जाता है आर्टिकल 4, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 36 से 51 तक। यहाँ पे पार्ट 4A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन करता है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाइडर सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट दे दी गई और कहा गया कि ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। और आर्टिकल 51A में इसको मेंशन किया गया है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। अब हमारे यहाँ पे पार्ट 5 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में यूनियन के बारे में मेंशन किया गया है, जो इंडियन यूनियन है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी यूनियन था, यहाँ पर भी यूनियन है, यहाँ डेफिनेशन आ गया उसको। सबसे पहले आप ये मान के चलो पार्ट 1 में सिर्फ डेफिनेशन है, फिर ये भारत का आ गया आपका, इंडियन यूनियन किस तरह से काम करता है, ठीक है, क्या क्या उसकी इक्वालिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ तक एक्सपेंड है, कौन कौन से स्टेट्स इसमें शामिल है, कौन कौन से स्टेट्स इसमें शामिल हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है आर्टिकल 52 से 151। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, इस यूनियन के अंदर कौन हेड होगा, ठीक है, इसके अंदर किसके पास में क्या पावर होगी, किसके पास में क्या अथॉरिटी होगी, इसको कैसे रन किया जाएगा, तो पहले सारी चीज़ें पार्ट 5 में दे दिया। और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स एक साथ दे दिए, 52 से लेकर 151, लगभग 100 के आसपास आर्टिकल्स इसमें दे दिए गए, मतलब काफ़ी डिटेल सब्जेक्ट था। फिर स्टेट्स, हमारे भारत की सारी स्टेट्स वगैरह को इसमें मेंशन किया, उसके अंदर किस तरह से बॉडी काम करती है, कैसे उनके अंदर मैनेजमेंट होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कौन उसको हेड करता है, वो सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक मेंशन की गई। ये आ गया हमारा पार्ट 6 में। पार्ट 7 आर्टिकल जो था, आर्टिकल आपके 238 उसको हटा दिया गया। हालांकि इसमें सेपरेशन बताया गया था कि स्टेट्स जो बाद में ऐड ऑन होती है,
ऐसी स्टेट्स जिनको स्पेशल आपने प्रोविजंस दे रखे हैं, ऐसे स्टेट जिसको आपने भारत का बहुत बाद में जाकर के हिस्सा बनाया, वो सारी चीज़ें 238 में मेंशन थी पार्ट 7 में, लेकिन हमने 7th पार्ट को हटा दिया। कब? 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1956 में, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। पार्ट 7 हमने हटा दिया था अमेंडमेंट करके, ठीक है। उसके बदले में क्या हुआ, मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करने के लिए पार्ट 8 में हमने मेंशन किया हमारी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। हमने बताया कि कौन सा स्टेट बना, कौन सा स्टेट ऑलरेडी हमने इसमें मर्ज कर दिया, और किनको स्टेट का दर्जा हम नहीं दे सकते उनके लिए हमने यूनियन टेरिटरीज बना दी, आर्टिकल 239 से 242। अच्छा, आर्टिकल 239, अब मैं आपसे पूछ लूँ 240, आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा क्या? देखो इतने सारे आर्टिकल्स या तो हो सकते हैं, नो डाउट इसमें, या तो आप कर सकते हो, बट इतना आपसे डीप नहीं पूछता है वो, ठीक है। तो मेजर ही है, इंपॉर्टेंट ही है। आगे हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसको आपको देखना है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज आ गया, फिर पंचायती राज सिस्टम आ गया। पहले पंचायती राज सिस्टम नहीं था, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद में पंचायती राज सिस्टम को एड ऑन किया गया 248 से लेकर यहाँ पे। अच्छा ये देखो, ये ओ है ना, याद रखिएगा इसको, ओ है। 243 से लेकर 243 ओ, यहाँ तक आपने क्या रखा है, पंचायती राज सिस्टम को रखा है। फिर एक और गवर्निंग बॉडी है आपका म्युनिसिपैलिटीज, और एक और गवर्निंग बॉडी है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। इनको मेंशन किया गया है 9A पार्ट 9A 9B में, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं 243ZH से लेकर 243ZT तक, ये काफी डिटेल्ड हो जाता है। म्युनिसिपैलिटीज को दिया गया है 243P से लेकर 243ZG तक, ठीक है। इतना याद रहेगा। याद रहने वाली चीजें इसमें से क्या है, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंटली याद करना है, अभी तक जो मैंने ऊपर आपको बताया वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही आप याद करें। ये नोट्स वैसे मैं आपको दे दूंगा, आपको बेनिफिट मिलेगा फॉर श्योर इससे। चलिए देखो, इसके आगे थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया कि पार्ट 9A 9B और सिर्फ 9 में हमने पंचायती राज सिस्टम को डिफाइन किया है, लोकल गवर्नमेंट को हमने डिफाइन किया, और उसी को हमने प्रोसीड किया क्लास या पार्ट 10 में, जिस पार्ट 10 के अंदर हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज को हमने इसमें एड ऑन किया है, उसके मैनेजमेंट को हमने इसमें देखा है। एंड दैट वाज जस्ट आर्टिकल 244 सब आर्टिकल 244A। यहाँ पे पार्ट 11 की बात करें तो कैसा होना चाहिए यूनियन स्टेट के बीच में रिलेशन, वो मेंशन किया जाता है आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बीच में। पार्ट 12 में फिनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर जो भी सूट्स हैं उन सभी को हमने मेंशन किया आर्टिकल 264 से लेकर 300A के बीच में, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर आपको बताया इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पंचायती राज सिस्टम वाला इंपॉर्टेंट है, ये 7th हटाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन 4th इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी नीचे आ जाएगा और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। इवन याद करने का ट्रिक भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। देखिए फिर भारत के अंदर किस तरह से ट्रेड होगा, क्या कॉमर्स किया जा सकेगा, ठीक है, या इंटरकोर्स, जो भी टेरिटरीज के बीच में आप चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं उन सभी को भी यहाँ मेंशन किया गया पार्ट 13 में और आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच में। आर्टिकल आपके 308 से लेकर 323 के बीच में यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो सर्विसेज का डिविजन्स हैं या जो सर्विसेज दी जाती हैं उनको मेंशन किया गया है। और इसके बीच में ये भी बताया गया है कि मतलब इसी को थोड़ा सा और डिफाइन किया गया, ट्रिब्यूलेंसेस आर्टिकल या पार्ट 14A के अंदर आर्टिकल 323A से लेकर 323B के बीच में। इलेक्शन प्रोसेस, स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल 16, आर्टिकल पार्ट 16, आर्टिकल 332, 342। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या होगी, इसके अंदर भी चेंजेस किए थे। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना।
आपकी इमरजेंसीज कब से कब तक लग सकती है, तो आर्टिकल 352 से लेकर 360, इसमें प्रेसिडेंट की सुपर पावर स्पेशल पावर्स के बारे में भी मेंशन किया गया है, इसको भी आप याद रखें अच्छे से। ये है आपका पार्ट 18। 19वें पार्ट में आपको मिसलेनियसेस मिलते हैं, क्या क्या अलग अलग पावर्स होती हैं आपकी जो भी हेड ऑफ द नेशन है उनको, और क्या क्या पावर्स दी गई हैं वो सारी बताई गई है 61 से 67 के बीच में 300। ओके, पार्ट 20 के अंदर आपको अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे हुए या और क्या हो सकते हैं, कैसे करने की प्रोबेबिलिटी है, कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर कर सकते हैं, वो बताया गया है 368 में। 21वें के अंदर आपको बताया गया है कि कोई स्पेशल प्रोविज़न, मैं बार बार यहाँ बताता आ रहा हूँ और आप लोग ये जानते भी हैं, आर्टिकल 370, ठीक, कश्मीर वाला, तो जो भी स्पेशल प्रोविजंस हैं वो वाली सारी चीज़ें, जो भी किसी को स्पेशल आपने मौका दिया है वो सारी चीज़ें मेंशन है आपके पार्ट 21 में। और 22 के अंदर मेंशन है कोई भी टाइटल्स हो गए, कोई भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हो गए, जो भी चीज़ें आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड ऑन की, कोई भी चीज़, कोई भी स्पेशल नोट मेंशन किया, तो वो सारी चीज़ें आपके आर्टिकल 333 से लेकर 95 के बीच में है। लेटेस्टली इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होनी है, वो हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि ऊपर हमने अभी डिवीज़न में देखा था, देखो इसको थोड़ा सा और एक बार मैं आपको डिवीज़न में दिखाता हूँ। यहाँ पे 25 पार्ट हैं, अभी हमने डिस्कस किए 22 पार्ट, 7वां हटा दो, 7th वाला अगर आप हटा देते हैं तो ये जो A B C और यहाँ पे वापस से A, अगर इनको आप काउंट करेंगे तो टोटल ये बन जाएंगे आपके 25, ठीक। और इन सभी के साथ में कुछ आर्टिकल्स और इसमें ऐड हो जाते हैं, कुछ आर्टिकल ऊपर ऐड हो जाएंगे, मतलब स्पेशल आर्टिकल्स बन जाएंगे, और कुछ नीचे ऐड हो जाएंगे। लगभग 25 पार्ट आपके बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, ओके, सो पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 आपके यहाँ पर नेम एंड द टेरिटरीज ऑफ यूनियन, एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशंस ऑफ द एरियाज या बाउंड्रीज एंड द जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नाम इसमें मेंशन किए गए हैं। ऐसे ही ये सारी डिटेल में चीज़ें आपको बताते हैं, जैसे ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है, कौन सा, यहाँ देखें फंडामेंटल राइट्स को, एक सेकेंड देखिए इसको, द राइट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 31 वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट 1978। ये याद रखिएगा आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको फंडामेंटल राइट्स पता है, कई बार ये भी पूछ लेता है राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स में काउंट होता है 14 to 18 के बीच में, तो आपसे पूछ लेगा इनमें से एक। हालांकि पिछली बार पता है क्या पूछा था, उन्होंने पूछा, यूपी बोर्ड में पूछा था एक बार, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड, कि भाई राइट टू फ्रीडम भी कितने टाइप की फ्रीडम होती है, और आपसे ये पूछ लिया कि ये वाली फ्रीडम, जैसे जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी इंडियन टेरिटरी में फ्रीली आपको घूमना है, ये कहाँ कहाँ पर आपको गारंटीड की जाती है वो पूछा है। मतलब ये पूछ लिया गया, कई बार राइट्स तो पूछ ही लेता है ना, याद रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कई बार कि राइट्स तो आपसे वो कई बार पूछ लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बात करें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी फंडामेंटल राइट्स में काउंट होगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। फिर इसके बाद में रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये वाला आप पढ़ के चलें, इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको पढ़ के चलना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखें, आपको फिर ये बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट, जो ये येलोइश कलर में है, आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल इन गोवा ओनली। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कोशिश कर रही है और उसको करना भी चाहिए। हमारे भारत के अंदर अभी भी बहुत सारे कोड्स हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के जो रिलीजन है उससे रिलेटेड हैं और उसी को लोग फॉलो करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बताता है कि आप सभी को फॉलो करना चाहिए एक कॉमन लॉ जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। अब चाहे आप किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो
किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया ये, लेकिन केवल गोवा के अंदर ये एप्लीकेबल है। आगे अगर अपन इसको पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें ऐड की गई। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। 86 अमेंडमेंट के बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज में लिस्ट में जोड़ दी गई। एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी है। फिर आर्टिकल 52 से लेकर 51 के बीच में मैंने यूनियन के बारे में बताया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे देश का हेड कौन होगा, उसकी क्या क्या पावर होगी, वो सारे काम, सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती है। ठीक है, सारे सेक्शंस दे रखे हैं। इसमें से सुप्रीम कोर्ट वाला इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के ज़रूर चलें। सुप्रीम कोर्ट मोस्ट है इसमें से, ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है, हो सकता है इस बार ही पूछ ले आपसे। आर्टिकल 151 से लेकर 234 स्टेट से रिलेटेड है। इसके बाद में आपके जो आर्टिकल हटाया गया, 7th पार्ट हटाया गया, जो बाद में स्टेट्स ऐड हुई थी उसको इसमें बताया गया। ठीक है, अच्छा देखिए पार्ट 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी जोड़ दी गई। उसके बाद में पंचायती राज सिस्टम जोड़ दिया गया। पंचायती राज सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 74th और 73rd, ठीक है, 73rd एंड 74 दोनों ऐड इसमें किए गए हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज हो गए। सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक ये सारी चीज़ें पूछी गई है। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया गया है, तुम जानते हो इसको, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। ठीक है, इलेक्शन कैसे होंगे, स्पेशल प्रोविजंस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आर्टिकल्स तो मुझे भी याद नहीं है, मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊं। आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जैसे मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ वो आपको याद होना ज़रूरी है। इतना डीपली कुछ नहीं पूछता, हाँ, लेकिन अगर जैसे बहुत ही कोई रीसेंट कोई अमेंडमेंट हुआ है, कोई नया आर्टिकल जुड़ा है, जैसे 370 हटा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने का बहुत प्रॉबिलिटी है। ठीक है, तो वैसे ही आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल 370 देखो यहाँ लिखा हो गया है, टेम्पररी प्रोविजंस फॉर द ईस्ट वाइल स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे 6 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया। तो लेकिन आर्टिकल 370 यहाँ चलता था, आप ये मान के चलेंगे। ऐसे ही नागालैंड को, हैदराबाद को, कर्नाटका रीजन को आपने स्पेशल स्टेटस दे रखा है, ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 393 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद करना है हमको। ठीक है, 12 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको आप याद कैसे करोगे, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। देखो यहाँ पे जो शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल्स, कौन से आर्टिकल कहाँ पर, तो ये सारे मेंशन करने हैं, याद रखने हैं आपको। बाकी इसको एक बार आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो याद कर लें। आर्टिकल 12 से 35 ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो जैसे भी पॉसिबल हो, मार्क कर लो, पूछेगा क्वेश्चन इसमें से एक। आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट, 36 से 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट्स भी पूछे हुए हैं, याद रखना। सीट्स इन राज्यसभा आर्टिकल 80, ये वाले तो याद करके जाना ही जाना है आपको, है ना, इसमें कोई तो शंका है ही नहीं, ये तो करके ही जाना। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर, 395 जो भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है 1919, उन सबको आपने हटाया। आर्टिकल 343 हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर बाद में इसको हटाया। 356 प्रेसिडेंट रूल कैसे इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कैसे इम्पोज किया जा सकता है, ये याद रखना। इमरजेंसी पावर्स वगैरह सब इसमें आएगा। ठीक है, आर्टिकल 343 से लेकर 343O पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, ये सारी चीज़ें। अब इसको याद करने का एक तरीका, इसको एक बार आप हटा दो और याद करने के तरीके को हम सामने लेकर आ जाते हैं। कैसे आप याद कर सकते हैं, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, यू कैन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग प्री मैच्योर स्पेशल रेट। अब यहां पर ये जो, हाँ दिखेगा, ठीक है, UCP
F D F U, फिर U, फिर S, फिर U, फिर P, फिर M, फिर S, फिर R। ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं, यू कैन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग प्री मेच्योर स्पेशल रेट, तो इससे आप लगभग पार्ट सारे याद कर पाएंगे। यू यूनियन, सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, फिर इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल ग्रुप्स, इसके अलावा रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स, फिर इसके अलावा आपके आ जाते हैं अलग अलग जो रेट्स हैं, उन रेट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इन रेट्स को याद करने का भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, एक तरीका बताया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि इंपॉर्टेंट तो आपके लिए क्या है इसमें से, रेट्स को एक बार छोड़ भी सकते हो आप, लेकिन ये चीज़ याद रखना, क्या, ये वाला यूनियन, सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियंस, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एरियाज, इन सभी को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, सेंट्रल यूनियन स्टेट जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको भी यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। दीज आर योर पार्ट्स एंड नाउ आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने इसमें आपको बताए हैं वो आप याद रखें, कहीं उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पूछें। ये नोट्स जिसको भी चाहिए हो आप मुझे प्लीज़ या तो व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर कहीं प्रॉब्लम और दूसरे टॉपिक्स में है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एनटीएससी एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में, इनसे रिलेटेड उसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हाथों हाथ उसको याद भी हम करवा सकें। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, पेपर दें अच्छे से, एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।